हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, हमारे लीगल एप्टीट्यूड में लॉ रिलेटिंग टू टोर्ट्स चल रहा है। इसकी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने देखा था कि टोर्ट होता क्या है, राइट, इंट्रोडक्शन। उसके अलावा सम डेफिनेशंस ऑफ टोर्ट ये हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राइम एंड सिविल रॉन्ग्स, जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टोर्ट जिसे हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टोर्ट भी कह सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, सामने वाले के पास लीगल डैमेजेस क्लेम करने का राइट होना चाहिए, लीगल रेमेडी होनी चाहिए, मेंसरिया, कुछ केसेस के अंदर मेंसरिया भी होना चाहिए। तो जी यहाँ पर हमने दो मैक्सिम भी देखे थे, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम, राइट। तो इन दोनों को भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आ जाइए जी, अब हमें स्टार्ट करना है काइंड ऑफ टोर्टियस लाइबिलिटी से। तो जी बेसिकली आपके बुक में तीन कैटेगरीज में दे रखी है सारी टोर्टियस लाइबिलिटीज। एक तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एक विकारियस लाइबिलिटी और विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले जी स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, देखिए नाम अपने आप में क्या सजेस्ट कर रहा है कि भैया आपकी लाइबिलिटी एब्सोल्यूट होगी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वेदर फॉल्ट इज इंटेंशनल और नॉट, इंटेंशनल और नॉट। कहता चाहे आपकी गलती इंटेंशनली थी या नहीं थी, लेकिन लाइबिलिटी एब्सोल्यूट होगी। ऐसे कौन से केसेस है जहां पर लाइबिलिटी एब्सोल्यूट होगी? तो जी यहाँ पर एक लीडिंग केस लॉ है हमारे पास, रेलैंड्स वर्सेस फैचर, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, इन सम टोर्ट्स डिफेंडेंट इज लायबल इवन दो द हार्म टू प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट्स पार्ट। मतलब कुल मिलाकर कहता है डिफेंडेंट की लाइबिलिटी तब भी मानी जाएगी जब कोई भी इंटेंशन नहीं थी प्लेंटिफ को हार्म करने की, नुकसान पहुंचाने की, राइट। प्लेंटिफ का मतलब जो केस फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट का मतलब जिसके ऊपर केस फाइल किया जा रहा है, राइट। तो जो केस फाइल कर रहा है कौन होगा? जिसको हार्म हुआ है वो केस फाइल करेगा, तो प्लेंटिफ बोल रहे हो उसे। और जिसने हार्म पहुंचाया है वो अपने आप को डिफेंड करेगा, तो उसे डिफेंडेंट बोल रहे हैं। In other words, defendant is held liable without fault. These cases fall under the following categories: liability for inevitable accident. Such liability arises in case where damage is done by the escape of dangerous substances bought or kept by anyone upon his land. Such case are where man is made by law, where a man is made by law an insurer of other against the result of his activity। जहां एक इंसान को दूसरे का इंश्योरर बना दिया जाता है बाय द लॉ। अ मैन इज मेड बाय द लॉ एन इंश्योरर फॉर अदर, इंश्योरर ऑफ अदर अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटी। तो जी बेसिकली ये जो एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ना, यहाँ पर हमारे पास लीडिंग केस लो रेलैंड्स वर्सेस फैचर का है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात कही गई कि अगर मान के चलिए मैं अपनी ज़मीन पर कोई भी डेंजरस सब्सटेंस, कोई भी हजार्डियस सब्सटेंस, हजार्डियस सब्सटेंस का मतलब डेंजरस सब्सटेंस विच कैन हार्म अदर्स, राइट। अगर मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ अपनी लैंड पर, उस सब्सटेंस के लीक होने की वजह से पड़ोसी को या किसी को भी हार्म होता है, तो भैया इस चीज़ की लाइबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, चाहे वहाँ पर मेरी कोई इंटेंशन थी सामने वाले को हार्म करने की या नहीं थी, ठीक है। तो लॉ ने ऐसे केसेस में क्या कहा? कॉमन लॉ ने, कॉमन लॉ ने ऐसे केसेस में क्या कहा कि भैया अगर आप अपनी ज़मीन पर, अपनी जगह पर कुछ भी ऐसा स्टोर करते हैं विच इज़ डेंजरस,
कुछ भी ऐसा स्टोर करते हैं विच इज़ हजार्डियस और उसकी वजह से सोसाइटी में किसी को भी नुकसान पहुंचता है, तो भैया आप उस नुकसान की भरपाई करोगे। यू शैल एक्ट एज एन इंश्योरर, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, ऊपर क्या था, एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट। भैया आपने अपनी ज़मीन पर कुछ भी हजार्डियस सब्सटेंस है, डेंजर सब्सटेंस स्टोर किया और एक्सीडेंट नाम इसलिए दिया गया कि आपकी इंटेंशन नहीं है, एक्सीडेंटली वो लीक हो गया और को हार्म पहुंचा, तो यू शैल बी लायबल और आप वो हार्म की भरपाई करोगे, राइट, यू शैल पे द डैमेजेस। और यहाँ पर क्या है, इनएविटेबल मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब क्या हो गया, गलती हो गई जी। सच केसेस आर वेयर द पर्सन इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अनदर, मतलब बाय मिस्टेक आपने दूसरे की प्रॉपर्टी में, गलती से आपने दूसरे की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर किया या दूसरे की रेपुटेशन को डाउन किया, तो वहाँ पर भी भैया सामने वाले की रेपुटेशन तो डाउन हो गई ना, या सामने वाले की प्रॉपर्टी तो डैमेज हो गई ना, चाहे गलती से हुई हो, तो यू मस्ट गिव द डैमेजेस, यू शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस। ठीक है, तो ये दो केसेस याद रखिएगा, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। हाँ जी, केस लो क्या है, यहाँ पर आपकी बुक में भी दे रखा है नाम, मैंने आलू लिख लिया, तो एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं कि भैया आलू एक मिल का ओनर था। आलू कौन था, एक मिल का ओनर, फैक्ट्री का ओनर। इसने अपने मिल में वाटर सप्लाई के लिए एक रिजर्वर बनाया। एक रिजर्वर बनाया मतलब यहाँ पर ये वाटर कलेक्ट करता था ताकि इस रिजर्वर से आलू की मिल को वाटर सप्लाई किया जा सके। ठीक है, और ये रिजर्वर बनाने के लिए मिस्टर आलू ने कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करे। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक, और ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे दे आर कॉम्पिटेंट, मतलब ये रिजर्वर बनाने के लिए दे वर क्वालिफाइड, दे वर कॉम्पिटेंट। तो कुल मिला के मिस्टर आलू ने कोई गलती नहीं की थी। मिस्टर आलू एक फैक्ट्री के ओनर थे, फैक्ट्री को, मिल को कंटिन्यूस वाटर की सप्लाई होती रहे, उसके लिए उन्होंने पड़ोस में ही लेट से साथ में एक जगह ली फैक्ट्री के साथ में, और वहाँ पर रिजर्वर बनाया जहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया, किसके लिए, ताकि फैक्ट्री को पानी की कंटिन्यूस सप्लाई होती रहे। और रिजर्वर बनाने के लिए मिस्टर आलू ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया, मतलब जो रिजर्वर बनाते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स वर कॉम्पिटेंट, एलिजिबल, क्वालिफाइड। तो कुल मिलाकर मिस्टर आलू ने कोई गलती तो नहीं की। अब जी जिस लैंड पर रिजर्वर बनाया गया, रिजर्वर बनाने का मतलब क्या है कि उसको बकायदा खोदा गया, राइट, कई फुट नीचे तक खोदा गया, लेट से 20 फुट नीचे तक खोदा गया और उसमें पानी भरा गया, पानी की को स्टोर किया गया। तो जिस लैंड पर रिजर्वर बनाया गया वो लैंड ऑलरेडी पहले माइनिंग के लिए यूज़ होती थी, कोल माइनिंग के लिए वो लैंड यूज़ होती थी। तो नीचे से कोयला निकलता था, राइट, और कोयला निकल कर वो ऑलरेडी काफ़ी मतलब नीचे तक खुदी हुई थी लैंड। जब वहाँ से कोयला निकलना ख़त्म हो गया, मतलब हम कहेंगे कि एम्प्टी शेल्फ ऑफ कोयला, राइट, कोल, तो जब वहाँ से कोयला निकलना ख़त्म हो गया तो जी जिसकी भी पहले लैंड थी उसने ऊपर मिट्टी डलवा दी, ठीक, उस जगह से मान के चलो ये पहले ये इतनी डेप्थ थी लैंड की कोयला निकालते हुए, तो जी कोयला निकलने के बाद बंदे ने इसको मिट्टी से भरवा दिया, मिट्टी से भरवा दिया। तो जी ये देखिए ये लैंड अब नॉर्मल लगने लग गई मिट्टी से भरने के बाद, ठीक है। तो कुल मिला के जिस लैंड पर मिस्टर आलू ने रिजर्वर बनाया वो लैंड पहले किसी और की थी,
जो कि वहाँ पर कोल माइनिंग कर रहा था, कोयला निकाल रहा था वहाँ से। जब कोल माइनिंग कर ली उसने तो उसके लिए लैंड यूजलेस हो गई, तो उसने मिस्टर आलू को बेच दी होगी। तो मिस्टर आलू ने सोचा कि चलो यहाँ पर मैं रिजर्वर बना लेता हूँ, पर मिस्टर आलू को ये नहीं पता था कि पहले यहाँ पर कोल माइनिंग होती थी। तो जिस बंदे ने मिट्टी डलवा दी थी, तो मिस्टर आलू को ये भी नहीं पता था कि पहले कोल माइनिंग होती थी, मिट्टी डली हुई थी। तो जी अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया कि ऊपर से ये इतना खोद दिया ज़मीन को। अब जी कॉन्ट्रैक्टर्स के अकॉर्डिंग तो जो नीचे वाली ज़मीन है वो सॉलिड है, एज पर कॉन्ट्रैक्टर्स। बट एक्चुअली में जो नीचे वाली ज़मीन थी वो सॉलिड नहीं थी। पहले से खुदी हुई थी, बस उसके ऊपर मिट्टी डली हुई थी। ठीक है। अब जब यहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ रिजर्वर बनाया, और जब यहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया तो पानी नीचे से लीक कर गया। नीचे वाली जगह सॉलिड नहीं थी, तो पानी नीचे से लीक कर गया और साथ वाली ज़मीन में पानी चला गया। और साथ वाली ज़मीन में क्या काम चल रहा था? कोल माइनिंग का। साथ वाली ज़मीन में कोल माइनिंग का काम चल रहा था। अब जी साथ वाली ज़मीन में पानी चला गया तो सारा कोयला भीग गया, राइट। तो जी जो ये ओनर था, ओनर ने मिस्टर आलू के ऊपर केस किया। ओनर ने, कोल माइनिंग के ओनर ने मिस्टर आलू के ऊपर केस किया फॉर द डैमेजेस। भाई ये आपका पानी मेरे कोल माइन में आ गया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, और डैमेजेस के लिए। तो मिस्टर आलू ने कहा कि भैया देखिए मेरी कोई गलती नहीं है। फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉट एन इंटेंशनल एक्ट, मैं जानबूझ के तो आपको हर्ट करने के लिए काम किया नहीं। सेकंड थिंग, जिन्होंने ये बनाया है रिजर्वर, दे आर नॉट माई सर्वेंट। मिस्टर आलू ने क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आर नॉट माई सर्वेंट, वो तो इंडिपेंडेंटली मुझे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, दे आर नॉट माई एम्प्लॉइज। तो उनके एक्ट के लिए आई शैल नॉट बी लायबल। और थर्ड थिंग, मिस्टर आलू ने कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करते हुए मैंने चेक कर लिया था दैट दे आर कॉम्पिटेंट, उनका काम है ये। बहुत लोग उनसे बनवा चुके हैं रिजर्वर्स ऑलरेडी, सक्सेसफुली इन्होंने बनाए हैं, सक्सेसफुली वो सब रिजर्वर्स काम कर रहे हैं। तो मैंने तो कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था फॉर मेकिंग द रिजर्वर, और उन्होंने भी अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस कर लिया था। उन्हें पता ही नहीं था कि भैया पहले यहाँ पर कोल माइनिंग हुई थी और नीचे की जो ज़मीन है वो फोकी है, सॉलिड नहीं है, राइट। तो यहाँ गलती किसी की भी नहीं है, इसलिए आई शैल नॉट बी लायबल। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, अच्छा मैं एक बार सारा पढ़ दूं। आलू a mill owner employed independent contractors who were apparently competent to construct a reservoir on his land to provide water for his mill. There were old disused mining shaft under the site. तो नीचे जो ये साइट थी तो ओल्ड डिसयूज्ड, बेसिकली आप गड्ढे कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिन्हें मिट्टी से भरवा दिया गया था, राइट। विच द कॉन्ट्रैक्टर्स फेल्ड टू ऑब्जर्व बिकॉज दे वर फिल्ड विद अर्थ। कॉन्ट्रैक्टर्स देयरफॉर डिड नॉट ब्लॉक देम। तो कायदे से कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले इनको ब्लॉक करना चाहिए था, और यहाँ पर बाकायदा सीमेंटेड वो एक लेयर कॉन्ट्रैक्टर्स को बनानी चाहिए थी। बट कॉन्ट्रैक्टर्स को पता ही नहीं था कि पहले इसको माइनिंग के लिए यूज़ किया गया लैंड को, नीचे से लैंड फोकी है, यहाँ पर शाफ्ट है, empty shaft, right? Then the water was filled in the reservoir. It burst through the shaft, flooded the plaintiff coal mine on the adjoining land. तो जो साथ में प्लेंटिफ की कोल माइन थी उसके अंदर पानी घुस गया, कुल मिला के प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, ठीक।
तो जी कोर्ट ने क्या रूल दिया, इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन ब्रिंग्स और एक्यूमुलेट ऑन हिज लैंड एनीथिंग विच इफ इट कुड एस्केप, अगर आप अपनी लैंड पर कुछ भी ऐसा इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, जो अगर किसी भी वजह से वहां से एस्केप हो जाए, मे कॉज डैमेज टू हिज नेबर, और उसके एस्केप होने की वजह से पड़ोसियों को नुकसान हो, तो भैया आप की जिम्मेदारी है, ही डज सो एट हिज ओन पिल, अपनी जिम्मेदारी पर आप वो काम करेंगे। अगर एस्केप हो गया, सामने वाले को नुकसान हो गया, तो यू शैल बी रिस्पॉन्सिबल। इफ इट डज नॉट एस्केप एंड कॉज डैमेजेस, इफ इट डज एस्केप एंड कॉज डैमेजेस, ही इज रिस्पॉन्सिबल हाउ एवर केयरफुल ही मे हैव बीन। कहता है अगर चीज़ एस्केप हो गई, पानी वहाँ से निकल के एस्केप होकर दूसरे की ज़मीन में चला गया, दूसरे को नुकसान हुआ है, तो भैया मिस्टर आलू इज़ रिस्पॉन्सिबल, चाहे उन्होंने कितनी भी केयर बरती हो, एंड वट एवर प्रिकॉशंस ही मे हैव टेकन टू प्रिवेंट द डैमेज, चाहे कितनी भी प्रिकॉशंस मिस्टर आलू ने ली हो। तो जी कंक्लूजन क्या निकला, ऑल्दो आलू डिड नॉट नो अबाउट द शाफ्ट्स एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट भी नहीं था वो, उसने कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिफिकेशन कॉम्पिटेंसी देखते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ही वॉज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटेड बाय, ठीक है जी। तो जो हमारे पास लॉर्ड ब्लैकबर्न थे, उन्होंने क्या कहा, वी थिंक दैट द ट्रू रूल ऑफ लॉ इज दैट द पर्सन who for his own purposes brings on his land and collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes, अगर कोई भी इंसान अपनी ज़मीन पर कुछ भी ऐसा इकट्ठा करता है जो कि गलत कर सकता है, अगर वो वहाँ से बह जाए, लीक हो जाए, तो दूसरे को नुकसान पहुँचा सकता है, मस्ट कीप एट हिज पैरिल, अपनी जिम्मेदारी पर वो काम करेगा। अगर वो कलेक्ट कर रहा है ऐसा कुछ भी सामान, तो अपनी जिम्मेदारी पर, एंड इफ ही डज नॉट डू सो, अगर उसने अपनी जिम्मेदारी पर वो काम नहीं किया, प्राइमा फेसी आंसरेबल फॉर ऑल द डैमेजेस विच इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स एस्केप। तो कुल मिलाकर आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि भैया अगर आप अपनी ज़मीन पर कुछ भी डेंजर सब्सटेंस, कुछ भी हजार्डियस सब्सटेंस इकट्ठा करते हैं, उस डेंजर सब्सटेंस या हजार्डियस सब्सटेंस के लीक होने की वजह से, एस्केप होने की वजह से, कोई भी वर्ड यूज़ कर लीजिए, किसी को भी नुकसान होता है, तो चाहे आपने वो नुकसान जानबूझकर नहीं किया, बट स्टिल यू शैल बी लायबल फॉर द डैमेज, आपको उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल था, चाहे आपने अपनी तरफ से सारी केयर्स बरती थी उस काम को करते हुए, लेकिन फिर भी नुकसान तो हुआ, आपकी वजह से हुआ। आपने अपनी ज़मीन पर, अपनी लैंड पर हजार्डियस सब्सटेंस इकट्ठा किया था, इस वजह से हुआ, राइट। हाँ जी, बाद में एक केस के अंदर, रेड वर्सेस लियोन्स के अंदर, बाद में ये कहा गया कि जो ये रेलैंड वर्सेस पैचर का रूल है, ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस कंपलसरी है। ये जो रूल है कि भाई जो अपनी ज़मीन पर हजार्डियस सब्सटेंस लाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, दो कंडीशन कंपलसरी है। एस्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विच डिफेंडेंट हैज़ ऑक्यूपेशन और ओवर विच ही हैज़ कंट्रोल। कहता है जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने वो जगह अपने ऑक्यूपेशन के लिए रखी हुई है या फिर उस जगह पर डिफेंडेंट का कंट्रोल है, तो उस जगह से एस्केप हुई टू अ प्लेस विच इज आउटसाइड हिज ऑक्यूपेशन और कंट्रोल और समथिंग लाइकली टू डू मिसचीफ इफ इट्स एस्केप, राइट। तो कहता है उस जगह से जहां डिफेंडेंट का कंट्रोल है, उस जगह पर एस्केप होना जरूरी है जहां डिफेंडेंट का कंट्रोल नहीं है, विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट,
डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। तो बड़ा क्लियर कट कहा गया कि भाई डिफेंडेंट तभी लायबल होगा अगर लैंड का नॉन नेचुरल यूज किया जा रहा है। अगर लैंड का नेचुरल यूज किया जा रहा है और उस नेचुरल यूज की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, फिर डिफेंडेंट लायबल नहीं है। नेचुरल यूज का मतलब अगर मैं बिल्डिंग बनाने के लिए जगह खरीद रहा हूँ और एज पर लॉ मैं उस जगह पर बिल्डिंग बना सकता हूँ, तो दिस इज नेचुरल यूज। अगर मैं घर बना रहा हूँ और घर के नीचे शिवर लाइन डाल रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस सी बात है, घर के नीचे शिवर लाइन तो डलेगी ना, घर का पानी शिवर में जाएगा तो शिवर लाइन तो डलेगी, दिस इज नेचुरल यूज। अगर उस सिविल लाइन मतलब शिवर की लाइन में से वाटर लीक कर जाता है और पड़ोसियों को नुकसान होता है, तो फिर मैं यहाँ पर कवर नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कोई भी नॉन नेचुरल यूज़ नहीं किया था उस लैंड का, मैंने नेचुरल यूज़ किया था। और नेचुरल यूज़ के दौरान अगर किसी को नुकसान पहुँचता है तो फिर मैं लायबल नहीं, फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कवर नहीं होता मेरा केस। ठीक है, हाँ जी। तो कुल मिला के एक्सेप्शंस क्या है जी? एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मतलब कब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कवर नहीं होगा टोट। सबसे पहला, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। तो भैया क्लियर कट कहा गया कि अगर हम लैंड के ऊपर रिजर्वर बना रहे हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, तो भैया उसे नॉन नेचुरल यूज कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए लैंड का यूज़ कर रहे हैं, मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए ही लैंड परचेज की थी और मैं उस पर बिल्डिंग ही बना रहा हूँ, वाटर पाइप इंस्टॉलेशन की जा रही है, तो नेचुरल यूज़ कंसिडर किया जाएगा। वर्किंग ऑफ माइंस एंड मिनरल्स ऑन द लैंड, कहता है अगर मैंने माइनिंग के लिए ही लैंड परचेज किया गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड और मैं उसके ऊपर माइनिंग ही कर रहा हूँ या मिनरल्स की माइनिंग कर रहा हूँ, खोद के मिनरल निकाल रहा हूँ, नेचुरल यूज़ कंसिडर किया जाएगा। लाइटनिंग ऑफ फायर इन अ फायर प्लेस ऑफ अ हाउस, आपने देखा होगा ना विदेशों में तो बाकायदा फायर प्लेस बने होते हैं घर के अंदर, क्योंकि ठंडा मौसम होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लकड़ियाँ जलाते हैं, हाथ सेकते हैं। अब भैया वो नेचुरल यूज़ है वहाँ के लोगों के लिए। अगर किसी वजह से आग पकड़ ले तो फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कवर नहीं होता। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए घर में वायरिंग तो की जाएगी राइट, लेकिन अगर आग लग जाए वायरिंग के अंदर तो वो नॉन नेचुरल यूज़ थोड़ी ना है, तो नेचुरल यूज़ में कवर होगा। तो ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। फिर जी सेकंड एक्सेप्शन क्या है? कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। अगर मैं कोई भी काम सामने वाले की कंसेंट के साथ कर रहा हूँ और दोनों के बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, सामने वाले के बेनिफिट के लिए भी अपने बेनिफिट के लिए भी, तब वो काम करते हुए सामने वाले को नुकसान पहुँचे, तो फिर भैया मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर मैं कवर नहीं हो रहा, राइट। फिर तो मेरी लायबिलिटी तभी होगी जब मेरी इंटेंशन शो कर दी जाएगी सामने वाले को हार्म करने की। फिर जी एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कहता है जी अगर किसी थर्ड पर्सन, किसी स्ट्रेंजर के किसी एक्ट की वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ है और उस एक्ट का अंदाजा ना मैं लगा सकता था ना ही सामने वाला लगा सकता था, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर घर के ऊपर एक टंकी बनवाई है और वहाँ पर 1000 लीटर पानी उस टंकी में इकट्ठा हो सकता है, तो वो किसके लिए था? कहता है जी हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए टंकी बनवाई हुई थी। सबके घरों के ऊपर टंकी रखी होती है पानी की, 1000 लीटर की, 2000 लीटर की, राइट, मैंने भी रखी हुई थी। और वहाँ पर जी एक मैंने आउटलेट दिया हुआ था जिसको ओपन करने से तेज़ी से पानी निकल सकता था। तो वो आउटलेट मैंने इसलिए दिया हुआ था कि कभी मुझे अगर ज़रूरत पड़े पानी को इमीडिएटली खाली करने के लिए तो मैं उस आउटलेट को यूज़ करूँ, अदरवाइज़ वो आउटलेट बंद रहता था, ठीक है। अब जी किसी बच्चे ने या किसी अननोन पर्सन ने उस आउटलेट को ओपन कर दिया और वो सारा पानी छत पर भर गया और फिर वो छत से लीक होकर जो टॉप फ्लोर वाले थे उनके अंदर, घर के अंदर चला गया या सीलन आ गई, तो भैया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि वो दैट इज़ द एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक ऐसा एक्ट जिसके बारे में पहले से सोचा भी नहीं जा सकता था कि यार ऐसा कुछ होने वाला है, राइट।
who is neither the defendant servant nor the agent nor the defendant has any control over him, तो उस केस में डिफेंडेंट विल नॉट बी लायबल। ठीक है जी। जैसे ये केस दे रखा है बॉक्स वर्सेस जूब का, द ओवरफ्लो ऑफ डिफेंडेंट्स रिजर्वर वाज कॉज्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ अ ड्रेन बाय द स्ट्रेंजर। तो जी इस केस में भी रिजर्वर बनाया गया होगा और वो रिजर्वर ओवरफ्लो हो गया, दूसरे की लैंड पर पानी चला गया, घर में पानी चला गया। रीज़न क्या था कि जो वो ड्रेनेज सिस्टम था दैट वाज ब्लॉक्ड बाय द स्ट्रेंजर, तो डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल। बट इफ द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट स्ट्रेंजर इज और कैन बी फोरसीन बाय द डिफेंडेंट, कहता है अगर डिफेंडेंट या मैं पहले से ये चीज़ सोच सकता हूँ या मुझे पहले से ये चीज़ पता था कि यार यहाँ से दिक्कत हो सकती है और फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर तो मेरी लायबिलिटी होगी। लेकिन जैसे मैंने अपने केस में बताया, टंकी में एक चौड़ा आउटलेट लगवाया था कि जल्दी से जल्दी टंकी को खाली करना पड़े तो यहाँ से पानी निकल जाए, राइट। तो उस वक्त ये चीज़ सोच से भी बाहर थी मेरे कि ऐसे कोई इसके साथ छेड़खानी करेगा या ऐसे खोल देगा विदाउट माई परमिशन, तो कहता है उस केस में फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर मैं सोच सकता था कि यार ये तो कोई बच्चा छेड़ देगा, खोल देगा, सारा पानी एकदम बह जाएगा, और इस चीज़ की मुझे उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है, फिर भी मैंने कोई स्टेप नहीं लिया उस चीज़ को रोकने के लिए, फिर तो मेरी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कंसिडर की जाएगी। हाँ जी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, कहता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बाहर रखा गया है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि लॉ में कवर्ड है, कोई अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहा है और वो काम करते हुए किसी भी पर्सन को कोई नुकसान पहुंचता है, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज़ नॉट लायबल, क्योंकि वो काम कर रही है विच इज़ द स्टैट्यूटरी ड्यूटी, विच इज़ अ ड्यूटी एज पर द लॉ। जैसे अगर मैं डीडीए की बात करूं या मतलब वाटर सप्लाई अथॉरिटी की बात करूं, तो उनका काम है वाटर सप्लाई करना। अब जी वो बड़ी बड़ी पाइपलाइंस डालते हैं वाटर सप्लाई करने के लिए, अगर कहीं से पाइपलाइन लीक हो गई, किसी घर में पानी घुस गया, तो उसके लिए वो वाटर अथॉरिटीज़ शैल नॉट बी लायबल, क्योंकि वो अपना एक स्टैट्यूटरी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, विद ड्यू केयर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्ट ऑफ गॉड, कहता है कुछ भी ऐसा होता है जो हमारी सोच से बाहर है, समझ से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है, तो उसमें क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। अब वो जो ऊपर टंकी बनवाई थी 1000 लीटर की, उसके ऊपर बिजली गिर जाए, आसमान से बिजली गिर जाए, टंकी ब्रस्ट हो जाए, एकदम से सारा पानी बह जाए, टॉप फ्लोर वालों के घर में चला जाए, तो भैया आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ऊपर से बिजली गिर जाएगी मेरी टंकी के ऊपर, राइट। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, कहता है अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती की वजह से उसको नुकसान पहुंचा है, फिर डिफेंडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आपको ये 6 एक्सेप्शंस याद रखनी है, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। पहला, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। दूसरा, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड एक्ट ऑफ गॉड, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट। ठीक, अब जी एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल इन लेलैंड्स एंड वर्सेस फैचर इन केस ऑफ एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन द हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री। भोपाल गैस कांड आपको पता है, जहां पर मीथेन गैस लीक हो गई थी और मान के चला जाता है लगभग 2 लाख लोगों को के ऊपर जो उस गैस का गलत इम्पैक्ट आया था। ठीक है, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी, पता नहीं कितने लोग मर गए थे, तो ये भी एक एस्टिमेशन है कि लगभग 2 लाख लोग उस गैस की वजह से 2 लाख लोगों को नुकसान हुआ था, राइट। जस्ट उसके बाद फिर एक और गैस लीक हुई, ओलियम गैस लीक हुई फ्रॉम श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये कहाँ पर लीक हुई, दिल्ली में। तो जी अगेन इस कंपनी के अगेंस्ट एक PIL
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, तो MC मेहता जी ने फाइल की थी, तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, राइट। तो एक PIL फाइल की गई बाय MC मेहता कि यार आज की डेट में जब हमारी इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इतनी मॉडर्न हो गई है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो हजार्डियस सब्सटेंस में डील करती है। भाई इवन तक कि एक फ्रिज के अंदर भी कंप्रेसर होता है जिसके अंदर हजार्डियस गैस होती है, राइट। तो जगह जगह पर ऐसी फैक्ट्रीज खुली पड़ी है जो हजार्डियस सब्सटेंस से डील करती है। अगर उन फैक्ट्रीज में से कोई भी हजार्डियस सब्सटेंस लीक होता है जिसकी वजह से जनरल पब्लिक अफेक्टेड होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सिंपल सी बात कही, we have to evolve new principles and lay down new norms which would adequately deal with the new problems arise in a highly industrialized economy. We cannot allow our judicial thinking to be constricted by reference to law as it prevails in the England or for the matter of that in any other foreign country. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम अपनी जुडिशियल थिंकिंग को रोक के नहीं रख सकते कि जी इंग्लैंड में क्या रूल चल रहा है, किसी और कंट्री में क्या लॉ बन रहा है। हमें अपने कंट्री के हिसाब से अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग रूल्स डिटरमाइन करने होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर कोई भी हजार्डियस इंडस्ट्री से कोई भी हजार्डियस सब्सटेंस लीक होता है तो फिर वो एंटरप्राइज, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडस्ट्री शैल बी लायबल, एब्सोल्यूट लायबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन। कहता कोई एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी इंडस्ट्रीज को, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को, जैसे ऊपर हमने एक्सेप्शन पढ़ी ना 6। कहता है इन केस ऑफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स कोई एक्सेप्शंस नहीं है। We are of the view that enterprise which is engaged in a hazardous or inherently dangerous industry which possess a potential threat to the health and safety of the person working in the factory and residing in the surrounding areas owe an absolute and non-delegable duty to the community to ensure that no harm results to anyone on account of the hazardous or inherently dangerous nature of the activity which it had undertaken। तो क्लियर कट कहा गया कि भैया जो ऐसा काम करेगा, कमर्शियल एक्टिविटी करेगा जिसमें हजार्डियस सब्सटेंस, डेंजरस सब्सटेंस को डील किया जाए, भैया उसकी एब्सोल्यूट नॉन डेलीगेबल का मतलब किसी और के ऊपर नहीं डाल जा सकती रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया उसकी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स और आसपास रहने वाले रेजिडेंट्स को कोई हार्म ना हो। द एंटरप्राइज मस्ट बी हेल्ड टू बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दैट हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज इन विच इट इज़ एंगेज्ड मस्ट बी कंडक्टेड विद द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी। एंटरप्राइज का काम है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का काम है कि भैया अगर वो कोई भी ऐसा काम कर रही है तो दैट मस्ट बी डन विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड इफ एनी हार्म रिजल्ट्स ऑन द अकाउंट ऑफ सच एक्टिविटी, और अगर उनकी एक्टिविटी की वजह से किसी को कोई हार्म होता है द एंटरप्राइज मस्ट बी एब्सोल्युटली लायबल टू कंपनसेट फॉर सच हार्म एंड इट शुड बी नो आंसर टू द एंटरप्राइज टू से दैट इट हैड टेकन ऑल रीजनेबल केयर। कहता है एंटरप्राइज सिर्फ ये कहकर पीछे नहीं हट सकती कि हमने तो अपनी तरफ से हर तरह की केयर बरती थी। कहता है सिर्फ इतना कहने से कुछ नहीं होगा। अगर एंटरप्राइज के हजार्डियस एक्टिविटीज़ की वजह से, हजार्डियस नेचर की एक्टिविटीज़ की वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचता है तो एंटरप्राइज शैल बी लीगल, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शैल बी absolutely responsible and that the harm occurred without negligence on its part। तो चाहे उसके पार्ट पर नेग्लिजेंस थी नहीं थी, उसने ड्यू डिलिजेंस की थी नहीं की थी, ड्यू केयर बरती थी नहीं बरती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता।